बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर का मुद्दा इतना क्यों बिगड़ा, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने कश्मीर को पूरी तरह से बिगाड़ने में अपना किरदार अदा किया, और इन सब में से एक शख्स जिसका किरदार काफी ज्यादा अहम था, जिसने कश्मीर को अपने जाती फायदे के लिए बेच दिया। वो शख्स कौन था जो सिर्फ खुद को कश्मीर का वजीर आजम बनाने के चक्कर में कश्मीर को हिंदुस्तान के हवाले कर गया। इस तरह के कई लोग आपको मुसलमानों की तारीख में मिल जाएंगे जो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए मुसलमानों को, पूरी उम्मत को तबाह और बर्बाद करके चले जाते हैं। आपको पंजशीर में शेर पंजशीर अहमद मसूद मिल जाएगा। इसी तरह आपको पाकिस्तान के अंदर एक और शेर जिसको नवाज शरीफ कहते हैं, ये भी मिल जाएगा, जिसके हिंदुस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं वो भी आप सबको पता है। इसी तरह से बांग्लादेश का एक और शेर है जिसे बोंगा बादू कहते हैं, बंगाली टाइगर, उसने पाकिस्तान की पीठ में कैसे छुरा घोंपा ये भी आपको पता है। इसी तरह से एक और शेर है जिसे शेर कश्मीर कहते हैं, जिसका नाम है शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला जो इस वक्त आप इंडिया में देखते हैं, जिसके इंटरव्यूज देखते हैं, फारूक अब्दुल्ला उसके वालिद थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने तारीख में ऐसा क्या किरदार अदा किया कि अपने ही लोगों को बेच दिया भारत के यहाँ, और आज भी हम देख रहे हैं कि भारत उनके साथ क्या जुल्म कर रहा है। और ये भी किसी जमाने में इसको भी शेर ऑफ कश्मीर कहा जाता था, किसी वक्त में ये बात दुरुस्त भी थी। अब शेर ऑफ कश्मीर ने क्या किया, बेसिकली ये सारे शेर बड़े हरामी होते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने ही लोगों को बेच देते हैं, बस अपने लोगों के सामने ये प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम लोग तो बड़े आपके लिए प्रोग्रेसिव हैं, हम आप ही के लिए मरने मिटने वाले हैं। ये शेर सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही लोगों का करते हैं, दुश्मनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ते। बोंगा बादू ने भी क्या किया, जो आपके बंगाली थे, इसने भी अपने ही लोगों का नुकसान करवा दिया। आज भी बांग्लादेश के अंदर दो लोगों में तकसीम हुआ है बांग्लादेश, जो पहले प्रो पाकिस्तानी थे और जो एंटी पाकिस्तानी है। शेख हसीना के मरने के बाद बांग्लादेश का क्या असर होगा ये आप सब लोग देखेंगे कि ये बंगाल की इकोनॉमी किधर उड़ कर जाती है, क्योंकि जो भी चीज तारीख के गलत बहाव में चलती है ना, वो हमेशा टिक नहीं पाती। अशरफ गनी का क्या असर हुआ, उसने पाकिस्तान के साथ ना बना के रखी, और उसका क्या असर हुआ वो हम सब ने देखा। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने सऊदी अरेबिया को आजादी दिलवाने के लिए इन सब के लिए मुसलमानों के अंदर तफरीक पैदा की, तुर्कों और अरबों के दरमियान। और आज कहाँ है अरब, उनको बताया गया था कि अरब नेशनलिज्म ही सबसे बड़ी चीज है, और अरब नेशनलिज्म आज कहाँ है हम सबको पता है। इसी तरह से ये सारे लीडर्स एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, और अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनके सामने बड़े ड्रामे करते रहते हैं, और फिर जब हकीकत खुलकर सामने आती है तो कुछ भी हाथ नहीं रहता। इसी तरह से आप बलूचिस्तान में देख ले, बलूचिस्तान में क्या हासिल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम आजादी लेंगे और हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता बेटा। जब भी आजादी ले ली जाती है ना, उसके बाद कौम दूसरे हिस्सों में धड़ों में तकसीम हो जाती है। 75 से ज्यादा सरदार है बलूचिस्तान के अंदर। जब आजाद हो जाएगा ना, तो यही सरदार आपस में लड़ मरेंगे और एक दूसरे को काट खाएंगे हुकूमत के लिए। कुछ इसी तरह की सूरत हाल हुई थी कश्मीर में। जब कश्मीर महाराजा हरि सिंह के खिलाफ लड़ रहा था, तो एक शख्स बहुत जोरों शोर से इस मुहिम को चला रहा था, और बहुत ज्यादा महाराजा हरि सिंह को टफ टाइम दे रहा था वहाँ पर कश्मीर में। और वो वक्त था कि वो खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता था, और मुस्लिम लीग को कुछ भी नहीं समझता था अपने सामने। ये शख्स इतनी जोर शोर से लड़ रहा था कि वहाँ के लोग भी इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो गए। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नजरें साफ साफ देख रही थी कि ये शख्स क्या करने जा रहा है, और कायदे आज़म ने कहा था कि ये कांग्रेस का एजेंट है, ये किसी न किसी दिन कश्मीरियों को हिंदुस्तान में बेच देगा सिर्फ अपने सियासी ताकत के लिए। और कायदे आज़म की वो बातें सच साबित हुई 30 साल के बाद। कायदे आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये तो एक गद्दार है जो नेहरू की उंगलियों के इशारों पर नाच रहा है, और बाद में इसको नेहरू भी धोखा ही देगा। आखिर ये शख्स शेख अब्दुल्ला चाहता क्या था। शेख अब्दुल्ला का बुनियादी मकसद ये था कि कश्मीर को महाराजा हरि सिंह से आजाद करवाया जाए, और कश्मीर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में से किसी के साथ भी यूनाइट ना किया जाए। एट द एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान से ज्यादा मदद ली जाए, और उसके बाद कश्मीर को एक आजाद मुमलिकत रखा जाए जिसके बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हो हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर का ही एक इंडिपेंडेंट लीडर बन के रहूं। मुझे कश्मीर के ऊपर बड़ी लॉन्ग वक्त तक हुकूमत दे दी जाए। यही आपके बोंगा बदू शेख मुजीबुर रहमान का ख्याल था, यही आपके अरबों का ख्याल था। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं नसीब हुआ। आजादी के बाद यही अरब कह रहे थे कि हम अरब नेशनलिस्ट हैं, आपस में ही अरब तकसीम हो गए। इराक वाले सऊदिया से नहीं मिलते थे, इजिप्ट वाले सऊदिया की तरफ नहीं देखते थे, सो ये अरब ही आपस में लड़ पड़े। यहाँ पर भी यही हुआ आजादी के बाद कि शेख अब्दुल्ला और उनके लोग आपस में लड़ पड़े, और उसका भरपूर फायदा उठाया भारतीयों ने। आइए अब थोड़ी सी तारीख पर नजर डालते हैं कि ये यहाँ से कैसे शुरू हुआ। शेख अब्दुल्ला एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनके फादर जो थे वो चादर, ये शवाल होती है कश्मीरी शवाल, वो बेचकर गुजर सफर करते थे। उनके फादर की 3 शादियां हो चुकी थी, वो तीसरी शादी में से औलाद थे। और इनिशियली दिनों में उनके 2 भाई थे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट कर रहे थे अपने फादर पर। जैसे ही शेख अब्दुल्ला पैदा हुए, उनके वालिद की डेथ हो गई। उसके बाद इनकी वालदा को अपने सौतेले बेटों के साथ
कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ा और उसके बाद वो कुछ ना कुछ लाते थे और जिनके बाद ये अपने बेटों के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर सकती थी। उसके बाद इनके भाइयों ने भी काम करना शुरू कर दिया, मगर इनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि शेख अब्दुल्ला को किसी न किसी तरह से पढ़ाया जाए कहीं पे। शेख अब्दुल्ला वहां पर पढ़ने की कोशिश करते रहे। वहां पर 11 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहां पर वो जाते थे, पढ़ते थे और वो काफी इंजॉय करते थे तालीम लेना और इल्म हासिल करने को। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, ये वो दौर है जब कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की हुकूमत थी। महाराजा का रूल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था कश्मीरियों के ऊपर। वो कश्मीरियों पर ज्यादा सख्ती करता और जुल्म करता। जुल्म इन टर्म्स ऑफ कि कोई ऐसे कानून नहीं थे कि कश्मीरी कंप्लेन कर सके महाराजा के खिलाफ। और दूसरा जुल्म ये था कि कश्मीरियों को ज्यादा नौकरियां भी नहीं मिलती थी, कश्मीरियों की माली मुश्किलात भी हुआ करती थी। जब बड़े सगीर पर बरतानवी हुकूमत थी तो सबसे बड़ा जुल्म जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन पे होता था, उन्हें वो तो जॉब्स नहीं मिलती थी, दूसरा उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाती थी, तीसरा उनके पास कोई मौका ही नहीं होता था कि तालीम हासिल कर सके। यही सारी चीजें आपको बरतानिया के अंदर नजर आएगी जो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, और यही सारी चीजें आपको हरि सिंह के दौर में नजर आएंगी जो कश्मीर के ऊपर हुकूमत कर रहा था। मतलब कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई तालीम हासिल करने के मौके नहीं थे वहाँ पर। और इसे ही कहते हैं कि एक्सप्लॉइट करना किसी लोगों को, किसी अवाम को। अब महाराजा के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही आप समझे कि किसी भी कौम की दौली हालत या माली हालत खस्ता होती है तो लोगों में नफरत, जिद और गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वो अपने हुक्मरानों से नफरत करना शुरू कर देते हैं और इसी नफरत से जन्म लेती है बगावत। सो धीरे धीरे महाराजा के खिलाफ भी बगावत होना शुरू हो गई। एक बार बरतानवी लॉर्ड विजिट करने आए थे कश्मीर पे, सारे के सारे कश्मीरी खड़े हो गए एक चौक के ऊपर और एक काला जुबा लेकर पहनकर बैठ गए एहतजाज करने के लिए। फिर बरतानिया के लॉर्ड ने ये देखा कि ये सारे कश्मीरी तो काफी नफरत करते। इसी तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे भी विजिट करते थे कश्मीर में तो कश्मीरी महाराजा की बड़ी सारी शिकायतें लगा देते थे। लेकिन ये सारा का सारा लावा कश्मीरियों के अंदर फल फूल रहा था और ये कश्मीरियों के अंदर लावा तब फूटा जब एक मजार शरीफ की तौहीन कर दी डोगरा फोर्सेस में से किसी ने। उसके बाद सारे के सारे लोगों ने उठकर एहतजाज किया। उस एहतजाज को 1931 का मैसेकर भी कहा जाता है। 1931 का मैसेकर ये था कि सारे के सारे लोग एक बंदे के लिए जमा होते जो को महाराजा की डोगरा फोर्सेस ने कैद करके जेल के अंदर उसका ट्रायल चला रहे थे। तो कुछ लोग जेल के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ पर बैठकर उस बंदे की सपोर्ट में, हिमायत में ऐलान कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। लेकिन वहाँ पर नमाज का वक्त हो गया और फिर वहीं पर लोगों ने नमाज के लिए सफे बंदी और नमाज पढ़ना शुरू की। तब वहाँ पर यह हुआ कि वहाँ का जो गवर्नर था उसने उन लोगों पर नमाज के दौरान गोलियां ही चला दी और आजान तक मुकम्मल ना करने दी। यहाँ से वो मैसेकर और वो सख्त तहरीक और बगावत ने जन्म लिया महाराजा के खिलाफ। अब शेख अब्दुल्ला की खुसूसियत ये थी कि ये कुरानी आयतें पढ़ते थे, लोगों को कुरानी आयतें बताते थे और इनकी कुरानी आयतें भी अक्सर ली जाती थी कांग्रेस के लीडर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एक तर्जुमा किया हुआ था कुरान का, सो इनकी अक्सर कुरानिक आयतें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से ही ली जाती थी। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जो वर्जन ऑफ कुरान था या जिसे कहें कुरानिक ट्रांसलेशन थी, वो सेक्युलर बेस्ड ट्रांसलेशन की हुई थी कांग्रेस को खुश करने के लिए। बहरहाल जैसे तैसे वो मैसेकर होने के बाद मुसलमानों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। महाराजा को भी समझ में आ गया कि ऐसे तैसे काम नहीं चलाया जा सकता। 1928 में महाराजा के एक और बंदे ने, जो ऑफिसर था महाराजा का, महाराजा के अंडर काम कर चुका था, उसने खुलकर दुनिया के सामने बता दिया था कि महाराजा यहाँ पर क्या कर रहा है, कितनी दहशत फैला रहा है और महाराजा ने मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है, कोई मुआशी, कोई सियासी, कोई तालीमी हकूक नहीं दिए हुए। सो महाराजा के ऊपर पहले से प्रेशर था। 1931 में एक और प्रेशर आ गया। फिर महाराजा ने एक प्रजा सभा बनाने की कोशिश की कि भाई ये एक असेंबली होगी जिसमें आपके इलेक्टेड बंदे भी आएंगे, कुछ मेरे नॉमिनेटेड बंदे भी होंगे और उसके बाद हम मिल बैठकर सलाह मशवरे से कश्मीर को चलाएंगे। ये असेंबली कुछ ज्यादा खास ताकतवर नहीं थी, महाराजा की ज्यादा ताकत थी इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बंदे जो थे वो महाराजा के नॉमिनेटेड बंदे थे, इलेक्टेड बंदे बहुत कम थे इस